छात्रों, आज हम संक्षेपण की विधि से आप क्या समझते हैं? संक्षेपीकरण के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए आदि विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संक्षेपीकरण विधि को जानेंगे। तत्पश्चात संक्षेपीकरण के लिए ध्यान देने योग्य आवश्यक बातों को समझेंगे। संक्षेपीकरण एक कला है, अतः इसके लिए कुशाग्र बुद्धि की परम आवश्यकता होती है। जो निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त हो सकती है। किसी भी प्रकरण को संक्षेप में लिखना ही संक्षेपीकरण कहलाता है। आदर्श संक्षेपीकरण के लिए विशेष ध्यान एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। आदर्श संक्षेपण तैयार करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो वे कौन कौन सी बातें हैं जो आदर्श संक्षेपीकरण करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है मूल सामग्री का गहन अध्ययन। संक्षेपीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण और एक कला के रूप में जानी जाती है। इसके लिए सबसे पहले मूल सामग्री का पठन एवं गहन अध्ययन करना चाहिए। गहन अध्ययन से उसका आधारभूत आशय अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। यदि एक बार पढ़ने से आशय समझ में न आए तो उसे तब तक पढ़ना चाहिए जब तक उसका आशय अच्छी प्रकार से समझ में न आए। इसलिए मूल सामग्री का गहन अध्ययन परम आवश्यक होता है। दूसरा बिंदु है मुख्य तत्वों का रेखांकन। जब हम मूल सामग्री को पढ़ते हैं तब मूल अवतरण का मुख्य आशय समझ में आता है, और जब मुख्य आशय, मूल भावनाएं, मूल संवेदनाएं समझ में आती हैं तो मुख्य आशय से संबंधित शब्दों और वाक्यों को रेखांकित कर देना चाहिए। उनको रेखांकित करने से भी संक्षेपण में सहूलियत होती है। इसके बाद अगला बिंदु है शब्दों की गणना। रेखांकन के बाद
अवतरण के शब्दों की गणना करनी चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि शब्द गणना करने की पद्धति का ज्ञान न होने के कारण छात्र अवतरण के शब्दों की गिनती नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। विभक्ति या सामासिक पदों के कारण इसी प्रकार की भूलें अधिक होती हैं। इस विषय को निम्न सुझावों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे विभक्ति और कारक चिन्हों पर ध्यान। हिंदी में कारक चिन्ह शब्दों के साथ लिखे जाते हैं और अलग भी लिखे जाते हैं। अधिकतर ये चिन्ह संज्ञा से अलग और सर्वनामों के साथ लिखे जाते हैं। जैसे गीता ने, मोहन को, और सर्वनाम उसने, उसको, उससे, इस प्रकार ये लिखे जाते हैं। शब्दों की गिनती करते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यदि कारक चिन्ह शब्द के साथ लिखा है तो एक शब्द माना जाएगा। जैसे तुमने, उसने, उन्होंने आदि। यदि कारक चिन्ह शब्द से अलग लिखा है तो दो शब्द माने जाएंगे। जैसे सीता ने, राम का, तो ये अलग अलग माने जाएंगे। इसी प्रकार से समास का प्रयोग सामासिक पदों को मिलाकर या योजक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, अतः उनकी गिनती एक शब्द में होती है। जैसे रसोई घर, राजपुत्र, माता पिता, दाल रोटी, इस प्रकार। योजक चिन्ह का प्रयोग यदि दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा हो तो उन दोनों शब्दों को एक शब्द मानकर गणना की जाएगी। जैसे आमने सामने, इधर उधर, ऊपर नीचे, इस प्रकार। अब अगला बिंदु है गणना विधि। अवतरण के छोटा होने पर एक एक शब्द गिनकर शब्दों की गणना करनी चाहिए, किंतु यदि अवतरण पर्याप्त बड़ा है तो इसके लिए एक सरल विधि अपनाई जा सकती है, जिससे शब्दों की अनुमानित संख्या का ज्ञान हो जाएगा। अवतरण के प्रारंभ की 3 या 4 पंक्तियों के शब्दों की गिनती करके उनका औसत निकाल लेना चाहिए, जिससे एक पंक्ति के शब्दों का पता लग जाएगा। इसके बाद अगला बिंदु है आकार का निर्धारण। संक्षेपीकरण करते समय अधिकतर संक्षेपीकरण के आकार का निर्देश दिया जाता है। यदि इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया है तो संक्षिप्त अवतरण के शब्दों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संक्षेपीकरण के समय इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है प्रारूप का लेखन। इसके पश्चात सभी रेखांकित भावों को एक क्रम से रखते हुए एक प्रारूप तैयार करना चाहिए। यहाँ ध्यान रहे कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु है पुनरावलोकन। प्रारूप तैयार करने के पश्चात मूल सामग्री और संक्षिप्त प्रारूप के भावों की तुलना करनी चाहिए। इस बात को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। संक्षेपण क्रमबद्ध है, उसमें बिखराव तो नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इसके बाद अगला बिंदु है व्याकरण सम्मत भाषा। संक्षेपण करते समय व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसमें गवारू भाषा बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है। मानक भाषा का प्रयोग ही इसमें मान्य होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अवतरण में ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसके स्थान पर केवल एक शब्द से ही काम चलाया जा सकता है। जैसे आँख मूंदकर किसी के पीछे चलना उचित नहीं के स्थान पर लिखा जा सकता है अंधानुकरण उचित नहीं। इस प्रकार करना चाहिए। उसके बाद है लघु शीर्षक निर्धारण। अवतरण को पढ़कर उसका एक लघु यानी छोटा शीर्षक देना चाहिए। उसके बाद है संक्षेपण की शैली। संक्षेपण करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुनरावृत्ति करने से प्रभाव नहीं पड़ता है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से बचना चाहिए। इनका प्रयोग इसमें आवश्यक नहीं होता है। तीसरा बिंदु है इसमें अलंकार रहित भाषा का प्रयोग। जहाँ काव्य में अलंकारों का प्रयोग एक गुण माना जाता है, वहीं संक्षेपण में इसका प्रयोग एक अवगुण माना जाता है। इसलिए अलंकारों का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उदाहरण व दृष्टांतों का प्रयोग निषेध है। मूल अवतरण में कभी कभी किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण और दृष्टांत दिए जाते हैं, परंतु संक्षेपीकरण में यह आवश्यक नहीं होता है, इन्हें हटा देना चाहिए। अधिक विशेषणों या क्रिया विशेषणों का प्रयोग हटा देना चाहिए। कई बार किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करते समय विशेषणों अथवा वस्तु का वर्णन करते समय क्रिया विशेषणों का प्रयोग होता है, परंतु उनका प्रयोग आवश्यक नहीं होता है। संक्षेपीकरण में इससे बचना चाहिए। इसी प्रकार से परोक्ष का कथन का प्रयोग। संक्षेपण करते समय सर्वत्र परोक्ष कथन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे राम ने कहा तुम जा रहे हो के स्थान पर राम ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो का प्रयोग उचित रहता है। इसी प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग संक्षेपीकरण करते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्षेपीकरण विधि को अपनाते हुए हमें इन बातों का उपर्युक्त बताई गई बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिससे हम एक अच्छा संक्षेपीकरण कर सकें। धन्यवाद छात्रों।